तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और क्या इसका और कहाँ जाके ये गिरती है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो आपसे, जैसे कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी कितने टॉप लेवल पे क्वेश्चन जाके पूछता है। अगर इसमें यूपीएससी से बात करें तो 2-3 क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, जहाँ तक इसमें यूपीएससी से बात करें तो 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। और जैसे कि आप लोअर पीसीएस मतलब और यूपीएसआई सुपर टेट से बात करें तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। तो आप सभी को बता दिया जाए कि इसकी यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ज़रा सुनिएगा। यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन पूछा है ऐसे कि मतलब गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल सब लोग जानते हैं कि गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, सब लोग तो यही जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन बड़ा यूपीएससी भी बड़ा खखोर के पूछता है, नीचे से क्वेश्चन पूछता है कि कैसे क्या है। तो इसका बताएंगे आप। यहाँ से निकलती है, ये गोमुख ग्लेशियर है। यहाँ पे गोमुख ग्लेशियर है, उत्तराखंड के पास गोमुख ग्लेशियर है। यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के आके गंगोत्री में आती है। उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर के उत्तराखंड काशी जिले से, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि गोमुख ग्लेशियर उत्तर काशी जिला से निकलती है, भागीरथी नदी। फिर यहाँ इस पर मतलब अगर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हो कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो अगर आपके ऑप्शन में दिया है गोमुख ग्लेशियर, तो सबसे पहले आप गोमुख ग्लेशियर को लगाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में गोमुख ग्लेशियर नहीं दिया है, गंगोत्री ग्लेशियर दिया है, तो गंगोत्री ग्लेशियर को लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ है गंगोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। निकलने के बाद से ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती जाती है, आके देवप्रयाग में मर्ज हो जाती है। तभी इसके बाएं ओर से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी आके यहाँ मर्ज होती है, जिसका नाम है विलंगना नदी। विलंगना नदी आके यहाँ मर्ज हो जाती है। विलंगना नदी यहाँ आके मर्ज होती है, जिसका नाम है, बाएं ओर से आ रही है, यहाँ से आके इसमें मर्ज हो जाती है विलंगना नदी। इसी नदी पे बना हुआ है टिहरी बांध। इसी नदी पे बना हुआ है टिहरी बांध। ठीक है, इसी नदी पे बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है। हाइट में 261 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब यहाँ इसकी मर्ज होती है तो यहाँ पे टिहरी बांध बनता है। फिर आगे आके ये देवप्रयाग में मर्ज हो जाता है। मर्ज होने के बाद से इधर से इसकी बाएं ओर से एक नदी आती है, जिसका नाम है ये क्या, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बाएं ओर से आके इसमें मर्ज होती है। अब जान लेते हैं अलकनंदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, देखिए पहले आती है यहाँ से। अलकनंदा नदी की बाएं ओर से सहायक नदियों के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि बाएं ओर से इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरफ से जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में आप खड़े हो जाइएगा। और खड़े होने के बाद से उसी दिशा में ध्यान कीजिएगा कि मेरा बायां कौन है, मेरा दायां कौन है। तो बाएं ओर से नदी निकलती है, जिसका नाम है धौली गंगा। ये कहाँ मर्ज होती है, विष्णु प्रयाग में मर्ज हो जाती है धौली गंगा। विष्णु प्रयाग में मर्ज होने के बाद से ये अलकनंदा नदी और धौली गंगा दोनों आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। बढ़ने के बाद से यहाँ आती है नंद प्रयाग में बाईं ओर से एक नदी मर्ज होती है, जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आके मर्ज हो जाती है नंद प्रयाग में। देखिए ट्रिक भी है, नंद प्रयाग से नंदाकिनी नदी से नंद प्रयाग में आकर मर्ज हो जाती है। विष्णु प्रयाग से धौली गंगा विष्णु प्रयाग, ऐसे आप याद रखेंगे ट्रिक के हिसाब से। अब निकलती है यहाँ से पिंडार नदी। बाईं ओर से पिंडार नदी निकलती है। निकलने के बाद से आके यहाँ कर्णप्रयाग में मर्ज हो जाती है। कर्णप्रयाग में यहाँ से बाईं ओर से निकल के आके मर्ज हो जाती है। फिर निकलती है एक दाहिनी ओर से, एक इसकी सहायक नदी है। दाहिनी ओर से एक ही इसकी सहायक नदी है, किसकी, ये इसकी अलकनंदा की दाहिने ओर से एक ही सहायक नदी है, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, ये केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ से निकलने के बाद से आके कहाँ मर्ज होती है, रुद्रप्रयाग में मर्ज हो जाती है। रुद्रप्रयाग में मर्ज होने के बाद से ये चारों नदियाँ, एक ये अलकनंदा नदी और इसकी 4 सहायक नदी मिलके आके यहाँ देवप्रयाग में मर्ज होती हैं। देवप्रयाग में मर्ज होने के बाद से ये देखिए यहाँ देवप्रयाग में आके मर्ज हो जाती हैं। देवप्रयाग में मर्ज होने के बाद से यहीं से इसका नाम, जब यहाँ देवप्रयाग में ये मर्ज होती हैं आके देवप्रयाग में यहाँ के मर्ज हो जाती हैं, तो यहीं से इसका नाम पड़ा है गंगा।
यहीं से इसका नाम गंगा पड़ गया है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा यहीं से इसका नाम पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा का गंगा नाम कहाँ पड़ा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि गंगा का किस जगह से गंगा नाम पड़ा, तो आप बताएंगे। उसमें एक ऑप्शन रहेगा देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो आप ऑप्शन में लगाएंगे देवप्रयाग। ठीक है, ये देवप्रयाग आपका हो जाएगा ऑप्शन में। अब चलिए चलते हैं आगे थोड़े से। इसी नदी के तट पे एक आगे जब गंगा नदी यहाँ से मर्द बहती हुई जाती है, तो यहीं पे है त्रिशेकर। त्रिशेकर बसा हुआ है। हरिद्वार भी यहीं है, इसी नदी के तट पे है त्रिशेकर, हरिद्वार। ये धाम है दोनों, आप ध्यान से याद रखेंगे, ये धाम है। अगर पूछ दिया जाए कि गंगा नदी पर बताओ कौन सी ऐसी, गंगा नदी पे कौन सी ऐसी धाम है जो कि बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है हरिद्वार, त्रिशेकर, ये सब बसा हुआ है इसी पे। ठीक है, आगे ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है, तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद से बिजनौर में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद से बिजनौर में इसे मध्य गंगा कहा जाता है, और हरिद्वार में इसे ऊपरी गंगा कहा जाता है, और नरोरा में इसे निम्न गंगा कहा जाता है। निम्न गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब निम्न गंगा इसे कहा जाता है। तो ये जो फर्रुखाबाद भी इसी गंगा नदी के तट पे है। अब कन्नौज बात कर लेते हैं। कन्नौज बाएं ओर से एक इसकी सहायक नदी आ रही है, जो कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो बाएं ओर से इसकी सहायक नदी बनती है एक कौन सी नदी? ये बनती है गंगा नदी, रामगंगा नदी बनती है, रामगंगा नदी। बाएं ओर से इसकी सहायक नदी रामगंगा नदी है, पहली सहायक नदी है जो रामगंगा नदी है। और ये हरिद्वार, जो मैंने आपकी अभी बताया हरिद्वार, ये सब यहाँ से होते हुए रामगंगा नदी यहाँ से आती है। रामगंगा नदी आके कन्नौज में मर्ज हो जाती है। कन्नौज में आके मर्ज हो जाती है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, याद रखेंगे, यूपी में है कन्नौज, यूपी में है। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़े से। अब कन्नौज से आगे जाती है कानपुर। कानपुर जाने के बाद से ये जाती है आगे, इसके हो जाती है फतेहपुर, कानपुर। अब आते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में एक इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो बनती है, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। तो अब बात कर लेते हैं यमुना की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, यमुना के थोड़ा विस्तार से बात करते हैं यमुना के बारे में। ठीक है, यमुना नदी निकलती है कहाँ से? यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से निकलती है। ये भी उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी बाएं ओर से एक सहायक नदी है। जैसे मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि जिस तरफ से नदी आ रही है उस दिशा में अपने आप को सपोज डाइट सोच लीजिएगा, मैं इस दिशा में हूँ, और उसके बाद से आप दाएं बाएं चेक कर लीजिएगा। तो बाएं ओर से इसकी निकलती है एक सहायक नदी जिसका नाम है हिंडन नदी। और हिंडन नदी निकलती है उत्तराखंड से और आके मर्ज हो जाती है यहाँ गोमती यमुना नदी में आके मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के बाद से यहीं पे है गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर आती है, तो यहाँ से आती है, तो इसके दाहिने ओर से इसकी सहायक नदी बनती है कौन कौन सा? चंबल, सिंधु, बेतवा। चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन। चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन। ठीक है, कौन कौन सा? चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक बता दें हम आपको। कैन को के से याद रखेंगे, बेतवा को बी से याद रखेंगे। ठीक है, और चंबल को सी से याद रखेंगे। केबीसी तो आपने खेला ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति। इससे आप याद रख सकते हैं कि अब एक सिंधु को नाम याद रख लीजिएगा। एक देखिए सिंधु नदी है, एक सिंध नदी है, तो यहाँ पे ये सिंध नदी है। सिंध नदी जो है वो कहाँ बहती है? तो वो निकलती है कहाँ से? चीन से निकलती है। चीन से निकलने के बाद से वो जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ये हमारी नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल के खाड़ी में गिरेगी। तो इसको याद रखेंगे, ये सिंध नदी है, वो सिंधु नदी है जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह उसमें बताया जाएगा। तो वो सिंधु नदी है, ये सिंध नदी है, सिंध नदी है। तो इसको आप सिंध नदी छोटा सा याद रखेंगे, लेकिन इसका ट्रिक याद करने के मैंने क्या बताया? KBC। सी से चंबल नदी, बी से बेतवा नदी, के से केन नदी। अब बी से क्या रहेगा?
बीच में एक सिंध नदी आ रहा है, सिंध नदी को आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यमुना नदी आके ये प्रयागराज में मर्ज हो जाती है। प्रयागराज में मर्ज होने के बाद से आगे चलती है तो यहीं पे इसी पे है मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर। गाजीपुर में आके मर्ज होती है एक नदी जो कि गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी लखनऊ इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। गोमती नदी के तट पे लखनऊ बसा हुआ है। गोमती नदी तट पे लखनऊ बसा हुआ है। ये पीलीभीत से इसका मतलब पीलीभीत से निकलते हुए आती है गोमती नदी और आके गाजीपुर में मर्ज हो जाती है। गाजीपुर में मर्ज हो जाती है। फिर एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी, जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी आके छपरा में मर्ज हो जाती है। घाघरा नदी निकलती कहाँ से है तो ये निकलती है चीन से। चीन से ये निकलती है। निकलने के बाद से ये यहाँ से जब जहाँ से निकलती है यहाँ से एक दो नदियाँ निकलती हैं। चीन से निकलती हैं, एक इसका नाम होता है शारदा नदी और इसका नाम होता है घाघरा नदी। दोनों नदियाँ जब अयोध्या में पहुँचती है, अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में इसे किस नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से जाना जाता है। सरयू के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। फिर इसे घाघरा नदी आके छपरा में ये मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के बाद से आगे बनती है गंगा नदी। फिर आगे बढ़ती है तो बाईं ओर से एक नदी आती है, नहीं दाहिनी ओर से एक नदी आती है, सोन नदी। दाहिनी ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी आके कहाँ मर्ज हो जाती है? ये छपरा में आके, ये पटना में आके मर्ज होती है सोन नदी। अब जाइए जान लेते हैं थोड़ा सा कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से ये निकलती है। ये नेपाल से निकलती है कोसी नदी, ठीक है। नेपाल से निकलती है कोसी नदी। निकलने के बाद से ये आके मर्ज हो जाती है कुर्सेला में। कुर्सेला में आके मर्ज होती है। मर्ज होने के बाद से ये कुर्सेला में देखिए आके मर्ज हो रही है, जिसे आप भागलपुर भी कह सकते हैं। फेमस जगह कुर्सेला है। कुर्सेला याद रखेंगे बिहार में पड़ता है। अब इसे बिहार का शोक नदी क्यों कहा जाता है, ज़रा आइए जान लेते हैं। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से याद रखेंगे, बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब ये याद रखेंगे बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। ज़्यादा खास करके हाई लेवल के एग्ज़ाम करने वाले बच्चे इसे ध्यान रखेंगे कि इसे शोक नदी क्यों कहा जाता है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि आए दिन ये रास्ता अपना चेंज करती रहती है। जैसे कि जानते हैं कि आप सब, ये नदी एक मार्ग से नहीं बहती है। जिधर किसान फसल उगाए रहते हैं उधर ही ये अपना मार्ग चेंज कर लेती है। चेंज करने के बाद से उधर बहने लगती हैं, किसानों का फसल जियान कर देती हैं, नुकसान कर देती है। नुकसान करने के बाद से ये नदी कोसी नदी नुकसान कर देती हैं। नुकसान करने के बाद से ये जब कभी इस साल इस सत्र से बहेंगी, अगले साल आने वाली सत्र से दूसरे सत्र में बहने लगती है। इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको शोक नदी कहा जाता है बिहार का, ठीक है। बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा आते हैं। शेंगज पड़ता है झारखंड का 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है नदी। गंगा नदी पाकुर में पहुंचती है। पाकुर में पहुंचने के बाद से बंगाल की खाड़ी में, पाकुर के बाद से ये बंगाल की खाड़ी में तय करती है। पश्चिम बंगाल में 40 किलोमीटर तय करती है। दोनों यहाँ से बिहार से और पाकुर की लंबाई 40 किलोमीटर होती है। देखिए यहाँ दिया मैंने कि 40 किलोमीटर की जब लंबाई तय करती है, तय करने के बाद से आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद से फक्कार में पहुंचती है। फक्कार के पश्चिम बंगाल में हो जाता है। फक्कार बिजनौर बैराज में पहुंचती है। बैराज में पहुंचने के बाद से ये जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। पद्मा गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा को पद्मा कहने लगते हैं। या देखिए पद्मा लिखा मैंने। और ये 520 किलोमीटर की लंबाई तय करती है पूरा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको। अब इसको हम पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से ये नदी आ रही है जिसका नाम से, अब इधर से आके ब्रह्मपुत्र नदी मर्ज हो जाता है। तो दोनों जब मर्ज होते हैं तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ मर्ज होते हैं? बंगाल। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मर्ज होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी आता है, यहाँ मर्ज हो जाता है कहाँ? चरखाड़ी में मर्ज होता है। चरखाड़ी में जब ये आके मर्ज हो जाता है तो इसका नाम देखिए, जब बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसका नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा
और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है मेघना। याद रखेंगे, इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, इसका नाम हो जाता है मेघना, इसका नाम हो जाता है पद्मा। याद रखेंगे ध्यान से, इसका नाम हो जाता है मेघना, इसका नाम हो जाता है पद्मा। दोनों आके आके चेदीपुर में मेघना नदी। अब देखिए मेघना नदी कहाँ से निकलती है, एक भी नदी ये भी है जो कि त्रिपुरा से निकलती है। त्रिपुरा से निकल के आके ये मर जाती है मेघना नदी, और ये नीचे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। सुंदरबन डेल्टा किसे कहते हैं, मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ऐसे आके त्रिभुज के शेप का आकार बना लेती हैं, ये नदी त्रिभुज के शेप का आकार बना लेती हैं, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जब कर लेती हैं ये दोनों। अब ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुंदर वृक्ष का निर्माण कहाँ होता है, तो यही सुंदर डेल्टा के पास होता है सुंदर वृक्ष का निर्माण। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जाने कोलकाता गंगा नदी तंत्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ ले ध्यान से। अब मैंने क्वेश्चन भी इस पर करवाया है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से नोट डाउन करें और ध्यान से पढ़ें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।